केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल दौरे पर हैं। यहाँ वो कोलकाता में भाजपा के नव निर्वाचित विधायकों के साथ एक बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के दौरान पार्टी के विधायी दल के नेता का चयन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा को भंग कर दिया था। बताते चले कि बीजेपी की पहली बंगाल कैबिनेट में पार्टी के पुराने नेताओं, राजनीति में नए आए चेहरों का मेल होगा, जिसमें शुभेंदु अधिकारी सीएम पद के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को बीजेपी विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां विधायक दल के नेता और बंगाल के अगले मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। अमित शाह के आज शाम 4 बजे नए चुने गए विधायकों से मिलने से पहले राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ शुरुआती चर्चा की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। बीजेपी विधायक दल की बैठक करेंगे अमित शाह। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायकों से भी मुलाकात करेंगे और बैठक के दौरान तय होगा कि सीएम पर कौन सा व्यक्ति है जो राज करेगा और इस पर मुहर भी अमित शाह की ओर से लगाई जाएगी। आज शाम 4 बजे नए चुने गए विधायकों से मिलने से पहले राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ शुरुआती चर्चा करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी हेड अखंड प्रताप जी जुड़ चुके हैं। अखंड जी, आज कोलकाता में विधायक दल की बैठक की जाएगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। आपके हिसाब से क्या कुछ लगता है कि इस बार जो है अमित शाह कौन सा दांव बंगाल में खेलेंगे? देखिए, कोई दांव खेलने की बात अब नहीं रह जाती है। ये एक औपचारिक तरीका है। जब भी कोई पार्टी जीतती है तो उसके विधायक मंडल दल की बैठक होती है और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। इसलिए ही पहले से कोई सीएम अगर रहा हो, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो वहां पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। और क्योंकि बंगाल विजय एक ऐसा विजय है बीजेपी के लिए जो अब तक उसके लिए बिल्कुल अजेय था और बिल्कुल ये समझा जा सकता था, बिल्कुल उसके लिए दुर्लभ था। तो 69 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बंगाल में बीजेपी ने जीत हासिल की है और प्रचंड जीत हासिल की है। तो ऐसे में उनके सूत्रधार माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह और उनको मुख्य पर्यवेक्षक, और जो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण उनको उप पर्यवेक्षक बनाया गया है, सहायक पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो इन दोनों लोगों का पहुंचना इस बात के लिए पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, विधायकों के साथ मीटिंग की जाएगी, चाहे वो दिलीप घोष हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, और भी जो बड़े लीडर हैं उनके साथ बैठक की जाएगी। कौन सीएम होगा इसका पटाक्षेप अपने 1 दिन के अंदर हो जाएगा जब विधायक मंडल दल की बैठक होगी। अखंड जी, बीजेपी का यही रिकॉर्ड रहा है कि बीजेपी लास्ट मौके पर सरप्राइज देती है जनता को, जिसका नाम रेस में होता है उसके अलावा दूसरे का नाम लेकर आती है सामने। क्या यही जो है खेल बंगाल में भी बीजेपी खेलेगी? देखिए, बीजेपी संशय बना के रखती है। वो अपने जो कहा जाती है उसकी जो औपचारिक घोषणा से पहले बिल्कुल उसका नाम, किसी भी अधिकारी का नाम या किसी भी शख्स का नाम वो सामने नहीं लाते। उसके पहले बहुत सारे कयासों के बाजार गर्म रहते, बहुत सारे लोगों के नाम हवा में तैरते रहते हैं और अमूमन देखा जाता है कि जिनके नाम ज्यादा हवा में उछलते हैं या जिनके नाम की ज्यादा चर्चा होती है उन्हें मौका नहीं दिया जाता। उनकी जगह कोई ऐसा आता है तो बिल्कुल चौंकाने वाला नाम होता है। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस तरीके की जो रणनीति पिछले 2014 के चुनावों के बाद से जिस तरीके से केंद्र में सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की, उसके बाद से लेकर अब तक बीजेपी का जो पैटर्न है काफी हद तक इससे मिलता जुलता दिखाई देता है। तो इस बार भी कोई चौंकाने वाला नाम आ जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बंगाल की राजनीति में किसी कुछ बड़े नाम वाकई में बड़ी हैसियत के साथ रहे हैं, जैसे दिलीप घोष है, जैसे अखंड जी, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन राज्यपाल ने विधानसभा को भंग कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये एक ऐसी परंपरा यूं रखी है ममता बनर्जी ने, जो इसके पहले भारतीय राजनीतिक इतिहास में देखने को नहीं मिली थी। जो भी मुख्यमंत्री किसी भी सरकार जाती थी वो एक औपचारिकता, उसे नैतिक दायित्व लेते हुए कि अब के लायक नहीं रहे, उनके पास वो संख्या बल नहीं है, तो वो जाके स्वयं इस्तीफा देते थे।
ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। अब राज्यपाल के पास अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि एक नई पार्टी का चयन हो चुका था, जनादेश आ चुका है, और जनादेश आने के बाद अब नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होनी है। इससे पहले वहां पे सरकार को या पिछले सरकार को भंग करने का करना आवश्यक था। ऐसे में राज्यपाल के पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, तो राज्यपाल ने बंगाल विधानसभा को अखन जी, जिस तरह से विपक्ष जो है संविधान की दुहाई देता है, लेकिन ममता बनर्जी आज संवैधानिक तरीका अपनाती हुई नजर आई है और कहा था कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। कैसा रवैया ममता जी का, क्योंकि वो दोगलापन दिख रहा है साफ साफ। जाहिर सी बात है, इससे लेके कोई भी राजनीतिक जानकार या किसी से भी, जिनसे भी हम लोगों की बातचीत होती है या हमने जितने लोगों को पढ़ा है या लोगों से उनकी राय सुनी है, कोई भी इस बात से सहमत नहीं होता दिखाई दिया। और ज्यादातर लोग इस बात से नाइतफाकी जताते हुए नजर आए कि ये एक गलत परंपरा है, एक ऐसी परंपरा डालने की कोशिश है जो राजनीति में सिर्फ विद्वेष बढ़ाएगा। आप सुने जाते हैं जनादेश के ही आधार पर आप सरकार देते हैं या फिर सरकार विपक्ष में होते हैं, या फिर आपको बिल्कुल नकार दिया जाता है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र पे इस तरीके की परंपरा डालना एक गलत परंपरा कही जाएगी या गलत कोशिश कही जाएगी। तो ममता बनर्जी इस मामले में एक न सिर्फ हारी है बल्कि अलग थलग पड़ गई है। और ऐसे में अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से वहाँ पे पहुंचे हुए थे कल, तो उन्हें भी इस बात को शायद समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा राजनीतिक हल्कों में इस बात को लेकर चर्चा है और ठीक है अखन जी, इससे लेकर उनको भी निशाने पर ले लिया। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखन जी। आपको बता दें कि आज जो है तय हो जाएगा बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अमित शाह जो है बंगाल दौरे पर है। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और इसी दौरान जो है सीएम फेस पर मुहर लगेगी। तो यानी कि आज पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की सत्ता पर कौन बैठेगा, बंगाल के सीएम कुर्सी पर कौन बैठेगा, आज उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है मुहर लगा देंगे और नाम सामने आ जाएगा कि कौन बंगाल की सत्ता की बागडोर संभालेगा। आपको बताते चले कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना का शंखनाद हो चुका है। पहले ही दिन प्रदेशवासियों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जनगणना 2027 के तहत शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया में पहले दिन 98,832 लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरकर भागीदारी निभाई। डिजिटल स्वगणना अभियान में सोनभद्र जिला पूरे प्रदेश का चैंपियन बनकर उभरा, जहां सबसे अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया, जबकि औरैया और राजधानी लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। मैनपुरी चौथे नंबर पर रहा। लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, बरेली समेत कई जिलों में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी से भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। हालांकि संत कबीर नगर में सबसे कम 161 लोगों ने फॉर्म भरा। सरकार के मुताबिक स्वगणना की प्रक्रिया 21 मई तक चलेगी। इसके बाद 22 मई से मकान सूचीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। डिजिटल जनगणना को लेकर प्रदेश भर में लोगों का उत्साह प्रशासन के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। तो पहले दिन 98,832 लोगों ने जो है फॉर्म भरा। संत कबीर नगर में सबसे कम फॉर्म भरे गए, 161 लोगों ने फॉर्म भरा। सरकार के मुताबिक स्वगणना की प्रक्रिया 21 मई तक चलेगी। इसके बाद 22 मई से मकान सूचीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। डिजिटल जनगणना को लेकर प्रदेश भर में लोगों का उत्साह प्रशासन के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस जनगणना में वन्य गांव भी शामिल हो पाएंगे, यानी स्वतंत्र भारत में जिन्हें कभी मान्यता नहीं मिली, आज डबल इंजन की सरकार उसको मान्यता दी है और जनगणना का वह पार्ट बनेंगे। यानी ये सभी समस्त विशेष चार्ज यथा, यानी जिसमें हमारे पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है, जेल है, ये सभी इसके साथ जुड़ेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि राज्य के अंदर 5.5 लाख कर्मचारी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ेंगे और लगभग 12,000 से अधिक अधिकारी भी इसमें अपना योगदान देने वाले हैं। यूपी में डिजिटल जनगणना का शंखनाद हो गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले स्वगणना की और सबसे पहले फॉर्म भरा किया और उनकी ओर से इसका शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि सबसे कम फॉर्म जो है संत कबीर नगर में भरे गए, 161 लोगों ने ही फॉर्म भरा है। सोनभद्र जिला बना प्रदेश का चैंपियन, यानी कि सोनभद्र में स्वगणना जो है सबसे एक पर रही, नंबर 1 पर रही। लोगों ने सबसे अधिक फॉर्म जो है सोनभद्र में भरे। यूपी में डिजिटल जनगणना का शंखनाद। मैं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए स्वगणना की शुरुआत हो गई है, यानी कि जनगणना का पहला दौर शुरू हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से इसका शुभारंभ किया गया। सोनभद्र सबसे नंबर 1 पर रहा, जबकि संत कबीर नगर में 161 लोगों ने फॉर्म भरे। क्या कुछ अपडेट आ रहा है? शुरुआत की गई है, ये 7 मई को शुरू हुई है और पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको ऑनलाइन फॉर्म भर के स्वगणना की शुरुआत की। इसके साथ ही साथ राज्यपाल की तरफ से भी इसको भरा गया है। और आपको बताएं कि आज यानी कि शुक्रवार को कई और दूसरे मंत्री भी है प्रदेश के, जो कि स्वगणना करके फॉर्म भरेंगे। और जो ये जनगणना विभाग की तरफ से इसके लिए पूरे प्रदेश में जागरूकता फैलाया जा रहा है। इसके लिए चाहे अखबार हो, टीवी हो, उसके जरिए लोगों को बताया जा रहा है, डिजिटल माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि वो जनगणना में शामिल हो, स्वगणना करें। इसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरना है और उस फॉर्म के जरिए उनके 34 सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, सभी का सही जवाब उनको उसमें भरना है। और जो ये पहले भी था, इसमें लगभग 99,000 लोगों ने फॉर्म भरा है पूरे प्रदेश में। उसमें बात करें तो सोनभद्र जिला पहले नंबर पे आया है, जबकि औरैया दूसरे नंबर पर और लखनऊ तीसरे नंबर पर आया है। तो ये आपको बताएं कि जो लोग हैं उसको जानकारी है इसकी, लेकिन अभी लोग इतना रुचि नहीं दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि जो शासन प्रशासन की तरफ से इसको लेकर जागरूकता फैलाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो। अभी ये स्वगणना है, उसके बाद 22 मई से घर घर जाकर जो प्रगणक है वो जनगणना करेंगे। इसमें जो लोग ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं उसका पुष्टि किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो प्रगणक होते हैं वो घर घर जाता उसका जांचेंगे कि लोगों ने जो ऑनलाइन जानकारी दी है वो सही है या गलत। और यही वजह है कि लोगों से अपील की गई कि वो जो भी जानकारी भरे उसको बिल्कुल सही भरे, उसमें गलत बिल्कुल भी। मनीष जी, फॉर्म भरने का क्या कुछ प्रोसेस है, जरा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, इससे जो जनगणना की वेबसाइट है उस पर दर्शकों को जानना है कि ऑनलाइन ऐप के जरिए भी भरा जा सकता है, मोबाइल से ही भरना है। कोई और उसमें डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है। आदमी जिनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो उससे भी भर सकते हैं। लेकिन मोबाइल पर भी ये ऐप मौजूद है और उस पर जाकर आसानी से उस फॉर्म से भरा जा सकता है। उसकी एक OTP आएगा, जो भी घर का मुखिया होगा वो उसका नाम उसे पड़ेगा, उसको मोबाइल नंबर पड़ेगा, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी और उस OTP के सत्यापन के बाद ही इस पे आप इंटर करके आगे जितने भी घर के सदस्य हैं और जो उसमें 34 तरह के सवाल पूछे गए हैं कि घर के रहन सहन के बारे में, सब कैसी है, घर का जो स्थिति है वो कैसी है, खाने पीने का क्या साधन है, वो कैसे गैस इस्तेमाल करते हैं, चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की जानकारी पूछी गई। उससे पूछे जाएंगे लोगों से। और उनके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, टीवी है, रेडियो है, क्या क्या है, इस तरह की जानकारियां हैं। और उन सभी आसान जानकारियों को लोग आसानी से भरकर बस उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। और उसके बाद जो 22 मई से प्रगणक जो घर घर जाएंगे और उसका सत्यापन करेंगे और उसके बाद उनकी जो जनगणना में शामिल होने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। अभी जो मौका दिया गया है लोगों को कि जो आसानी से अपने से ही भर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। अब ये 7 मई से 21 मई तक ये ऑनलाइन चालू रहेगा। 21 मई की रात 12 बजे तक लोग इसमें ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म भरकर। और उसके बाद 22 मई से प्रगणक घर घर जाएंगे और घर घर जाके वहाँ पे लोगों से पूछेंगे, जो उनके 34 सवाल है उसको पूछेंगे। और उसके बाद मनीष जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि यूपी में डिजिटल जनगणना का शंखनाद जो है शुरू हो गया है। पहले दिन 98,832 लोगों ने फॉर्म भरा है और इस मामले में देखिए सोनभद्र जो है चैंपियन है, जबकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो तीसरे स्थान पर है, औरैया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो सोनभद्र जिला प्रदेश का चैंपियन बन गया है स्वगणना में। पहले दौर की जनगणना यानी कि स्वगणना का दौर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फॉर्म भरकर शुभारंभ किया। तो मनीष जी, देखिए प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वो तीसरे नंबर पर, जबकि औरैया दूसरे स्थान पर है।
देखिए जो राजधानी है लखनऊ, जहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पे लोगों की संख्या भी ज्यादा है, बिल्कुल। जो आधुनिक तकनीक के जानकार हैं, उनकी भी संख्या ज्यादा है। लेकिन जो कल इसकी शुरुआत हुई है वो नंबर पर आया है। लेकिन उसकी एक वजह ये भी बता दें कि जो लोग हैं वो ऑफिस टाइम का, ऑफिस का वर्क है, तो आदमी दिन भर नहीं कर पाया होगा। तमाम लोगों जिन्होंने खाली समय मिलने के बाद भरा होगा, तो ये कहा जा सकता है कि एक वजह से वर्किंग डे होने के कारण भी ऐसा है कि तीसरे स्थान पर लखनऊ आया है। लेकिन अभी जब छुट्टी के दिन आएंगे तो लोग इसमें ज्यादा रुचि दिखाएंगे। आप भी घर में सुकून से बैठ कर इसको भर सकेगा, क्योंकि चौथे तरह के जो पॉइंट बिंदु उनको भरना है, तो उसके लिए लोगों को थोड़ा समय देना होगा। मनीष, फील्ड कार्य कब से शुरू हो रहा है? क्योंकि 21 तारीख तक जो है स्वगणना पोर्टल पर जो आप जानकारी लोग दे सकते हैं, लेकिन फील्ड कार्य भी मायने रखता है। फील्ड कार्य की शुरुआत कब से हो रही है? पंकज, देखिए अभी 7 मई से 21 मई तक ये स्वगणना का जो ऑनलाइन फॉर्म है, जनगणना की वेबसाइट, इस पे जाके लोग इसको भर सकते हैं। और साथ ही साथ 22 मई से शुरू होगा प्रगणक। घर घर जाएंगे, जो ट्रेन किए गए हैं जनगणना के लिए कर्मचारी को, जिनको प्रशिक्षित किया गया है, वो घर घर जाएंगे और हर घरों का वो संख्या देखेंगे। उसके बाद जो घर में रहने वाले हैं उसको जांचेंगे कि एक घर घर जाने के साथ ही साथ जो अपार्टमेंट है वहां पे जाएंगे, या तमाम ऐसे घर जिन घरों में दूसरे लोग भी किराए पर रहते हैं, तो वो सब घर घर जाकर उसका सत्यापन करेंगे कि किस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं, कितने चूल्हे जलते हैं लोगों को खाना खाने के लिए, यानी कि जो अलग अलग चूल्हा है जिससे कि लोग अलग अलग परिवार रहते खाना। तो इन सारी जानकारियों को घर घर जाकर उसको भरेंगे, उसका सत्यापन करेंगे। और जो ऑनलाइन फॉर्म, आपको बताते कि सबसे अहम जानकारी ये है कि जो ऑनलाइन फॉर्म अभी 7 मई से 21 मई तक लोग भरेंगे, इसका भी सत्यापन प्रगलत घर घर जाकर करेंगे। उसके बाद ही वो उसको शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऑनलाइन फॉर्म भर देगा तो वो लास्ट माना जाएगा, तो उसके बाद में सत्यापन करने के लिए प्रगलत घर घर जाएंगे। अगर मैं संत कबीर नगर की बात करूं तो सबसे कम फॉर्म इसी जिले में जो है भरे गए हैं, क्या कारण हो सकता है? पंजा, देखिए ये जो संत कबीर नगर है वहाँ पे कम लोगों ने फॉर्म भरा है। उसकी एक वजह है कि जानकारी का अभाव है या लोगों के पास समय नहीं है। और यही वजह है कि जो सरकार की तरफ से इसका लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जरिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चले और लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सके। अभी 7 मई से 21 मई का जो मौका है उसकी जानकारी लोगों को इसलिए लगातार दी जा रही है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्होंने फॉर्म भरा, तमाम मंत्री भरेंगे, तो ये भी जब संदेश लोगों के बीच जाएगा कि ऑनलाइन फॉर्म तो प्रदेश की मुखिया भर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं भर सकते। यानी कि मनीष ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है आंकड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का आंकड़ा है, अभी ये पहला दिन का शुरुआत थी, लोगों को कम जानकारी थी, इस वजह से अभी ये लगभग 99,000 के करीब लोगों ने पहले ही दिन भरा है। तो जो आने वाले दिन होंगे उसकी संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी और कई गुना इसमें वृद्धि होगी। जो जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलेगी कि वो इस फॉर्म को ऑनलाइन मोबाइल से ही भर सकते हैं जनगणना के पोर्टल पर जाके, तो लोग इसमें शामिल होंगे, रुचि दिखाएंगे, करेंगे, ताकि लोग जो लोग है, जनता है, वो भी चाहते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में रहे, किसी का नाम न छूटे। और ये जब जनगणना की शुरुआत हुई है तो लोग इसमें सहभागिता करेंगे। अभी शुरुआती दिन का पहला दिन था, इस वजह से ये संख्या 1 लाख के करीब पहुंची, 99,000 के करीब। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर बढ़ेगा। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। आपको बता दें कि स्वगणना की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोर्टल पर जानकारी देकर इसका शुभारंभ किया। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भी स्वगणना फॉर्म बीते दिन भरा था और इसकी तस्वीरें उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की थी। और इस मामले में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है चैंपियन बन गया है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है तीसरे स्थान पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि औरैया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश के उस कानून के राज की जहां गूंज अब दिल्ली के आंकड़ों में सुनाई दे रही है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के ताजा आंकड़ों ने उन लोगों के मुंह पर ताला जड़ दिया जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते थे। देश की 17% आबादी वाले इस राज्य का अपराध के मामले में अब देश में 18वां स्थान है, जहां राष्ट्रीय अपराध दर 252.3 है।
यूपी में ये मात्र 180.2 दर्ज की गई है, जो साफ करता है कि हत्या, दुष्कर्म और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में यूपी की स्थिति अन्य राज्यों से कहीं बेहतर है। लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली और विरोधियों की बोलती बंद करने वाली बात यह है कि फिरौती के लिए अपहरण और डकैती जैसे संगीन मामलों में यूपी पूरे देश में सबसे निचले यानी कि 36वें पायदान पर पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब यही है कि अब अपराधियों के लिए कोई जगह उत्तर प्रदेश में बची नहीं है। देश की अगर बात कर ले तो कुल अपराधों में 6% की कमी आई है। चोट की श्रेणी में 30% की भारी गिरावट भी देखने को मिली है, जिसका एक बड़ा कारण भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में किए गए कानूनी बदलाव भी हैं। देश भर में हत्या के मामलों में 2.4% की कमी आई है। हालांकि आपसी विवाद और रंजिश अभी भी हत्या की बड़ी वजह बने हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सुधार हुआ है, जहां अपराध दर 66.2 से घटकर 64.6 रह गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यूपी मॉडल अब देश के लिए अपराध नियंत्रण की नई मिसाल बन चुका है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज देखने को मिल रहा है। एनसीआरबी का जो डेटा सामने आया है, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो चौंका देने वाले हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश बदल गया है। यहाँ पर अपराधियों पर योगी के डंडा बोलता है, योगी का डंडा जो है अपराधियों पर बोलता हुआ नजर आता है। इसीलिए अपराध में अपराध कम देखे गए हैं। यूपी में कानून का राज जो है अब देखता हुआ नजर आ रहा है। अपराधियों में बाबा का खौफ नजर आया है और अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। अब अपराधियों पर योगी पुलिस का जो है डंडा बोलता है। अब अपराधियों पर लगाम लगाई जाती है, अपराध बढ़ता नहीं है। इसीलिए इन सब के लिए एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि महिला सुरक्षा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। जो उत्तर प्रदेश गुंडों माफियाओं की वजह से जाना जाता था, अब वही उत्तर प्रदेश अब कानून राज के लिए जाना जा रहा है। यहाँ पर महिला सुरक्षा सबसे बड़ा एक समय सवाल होती थी कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं है, लेकिन एनसीआरबी के डेटा ने सभी को चौंका दिया है, खासकर विपक्ष को पूरी तरह चुप करा दिया है, क्योंकि एनसीआरबी के डेटा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सबसे अधिक सुरक्षित है और ये एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर महिलाएं सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज देखने को मिल रहा है। बदल गई उत्तर प्रदेश की तस्वीर, क्योंकि अब यहाँ पर अपराधियों पर योगी सरकार का डंडा बोलता है, योगी की पुलिस का डंडा बोलता हुआ नजर आता है। और एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है देश में घटे अपराध को लेकर कि बीएनएस में जो बदलाव किए गए, कानूनी बदलाव भी इसके पीछे बड़े कारण हैं। देश भर में हत्या के मामलों में 2.4% की कमी आई है। हालांकि आपसी विवाद और रंजिश अभी भी हत्या की वजह बने हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी सुधार हुआ है, जहां अपराध दर 66.2 से घटकर 64.6 रह गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये आंकड़े गवाही दे रहे कि यूपी मॉडल अब देश के लिए अपराध नियंत्रण की नई मिसाल बन चुका है। अपराधियों में बाबा का खौफ देखने को मिल रहा है, यानी कि सीएम योगी का साफ साफ खौफ जो है अपराधियों में देखने को मिल रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में अपराध का जो डेटा सामने आया है वो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज देखने को मिल रहा है। तो वह इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, यानी कि विपक्षियों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा हो गया है। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर की अगर बात की जाए तो लगातार आप देखें कि जिस तरीके से योगी 2.0 पे लगातार जिस तरीके से महिला अपराधों पर लेकर अंकुश लगाया गया, तमाम जो ऐसे अपराधी है वो लगातार उन पर कहीं बड़ी कार्रवाई की गई है। तमाम मंत्रों पर जो है लगातार जो है योगी सरकार लगातार जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर तमाम जो है ऐसे कह सकते हैं जो अपराधी है उनको कहीं ना कहीं घेर करते हुए नजर आई। आप देखिए जिस तरीके से एनसीआरबी का जिस तरीके से 2024 का जो डेटा है उसमें जो है उत्तर प्रदेश की 19 है वो 18 की है। ऐसे में इस तरीके से तमाम जो अपराधों की संख्या भी कह सकते हैं उनका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। ऐसे में अगर बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी
के साथ में जो यूपी मॉडल है कानून व्यवस्था है उसको लेकर जिस तरीके से रैंकिंग है उसमें कहीं ना कहीं सुधार आया। बाकी के राज्यों की अगर बात करें आप अगर देखें तो जिस तरीके से उसमें डेटा में जिस तरीके से लगातार जो है अपराधी की जो संख्या उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की तो उत्तर प्रदेश का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं दूसरे स्तर पर आते हुए दिख रहा है। अविनाश, यूं कह सकते हैं जो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती, नारी शक्ति की बात करती है, वो अपने वादों पर खरी उतर रही है। सुरक्षा की जो बात करती है वो यानी कि सही साबित होता वो नजर आ रहा है। बिल्कुल क्या देखिए, लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारी को लेकर तमाम जिस तरीके से तमाम योजनाएं हैं या फिर कह लें कि जिस तरीके से वोमेन जो है जिस तरीके से व्यवस्थाएं जो कहीं ना कहीं पीएमसी की तरह की गई कि जो है बूथ तमाम जगहों पर बनाए गए ताकि अगर किसी भी परिस्थिति में अगर महिला अगर वहाँ पर पहुंचती है तो उसकी सुनवाई से वहाँ पर एक महिला मौजूद है। आप देखिए अगर राजधानी लखनऊ प्रत्येक महानगरों में अलग अलग बूथ बनाए गए, साथ ही मंडलों में अलग अलग जगहों पर वुमेन जो है हेल्पलाइन नंबर कहीं ना कहीं जारी किया गया है। महिला थाने के अंदर भी अलग से जो है वुमेन हेल्पलाइन बनाया गया है ताकि अगर महिला अगर पीड़ित अगर थाने के अंदर पर पहुंचती है तो उसकी सुनवाई के लिए कहीं ना कहीं जल्द से जल्द निस्तारण के लिए जो है वहाँ पर उसकी सुनवाई की जाए कि आप देखिए जो महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश में कमी आई है और साथ साथ मुख्यमंत्री नाथ आप देखें तो नारी शक्ति बंधन या फिर जो है नारी शक्ति या फिर इस तरीके से आप अगर देखें सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के अलग अलग प्रोग्रामों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंचना हो या फिर उत्तर प्रदेश आप अगर देखें बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल करना। लेकिन अविनाश, लेकिन जो एनसीआरबी का डेटा ये भी बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध बहुत बढ़ गए हैं, तो इसको लेकर सरकार को अब जरूरत है कि सख्त कदम उठाए, उन अपराधों पर भी नियंत्रण लगाया जाए। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कहीं न कहीं हमारे पूरे देश की बड़ी ऐसे साइबर जो है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी संख्या में एक्टिव है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अलग अलग जगहों पर साइबर जो थाने में जिस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं उनको चालू करने की उसका कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तमाम ऐसे आंकड़े भी हैं तो लगातार साइबर फ्रॉड की बात से हम अगर देखें तो यूपी एसटीएफ से वहाँ पर गिरफ्तारियां भी की। आप अगर देखें कानपुर में जिस तरीके से इस तरीके से कहीं ना कहीं साइबर द्वारा चलाया जा रहा है तो तमाम गिरफ्तारियां हुई। ऐसे में हम अगर देखें तो बड़ी चुनौती जरूर है साइबर अपराधी को लेकर। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए तमाम ऐसी कह सकते हैं कि थानों पे भी साइबर जो है एक्सपर्ट जो कहीं ना कहीं वहाँ पर कर रहे हैं ताकि जो है साइबर अपराध से मुक्ति पाई जा सके। तमाम इस तरीके से जो साइबर ठग कहीं ना कहीं लोगों को शिकार बनाते हैं उनसे कैसे कसा जाए, उन लोगों को कैसे जागरूक किया जाए उसको लेकर देखिए अगर इस तरीके से सोशल नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मैसेज के जरिए लोगों की जो है के जरिए हो लोगों को जागरूक करने के लिए जो है आप अगर देखिए कॉलेज में भी जिस तरीके से साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ये तमाम ऐसे मुहिम है जो उत्तर प्रदेश सरकार। अविनाश, जो उत्तर प्रदेश गुंडों माफियाओं के लिए जाना जाता था, अब वही उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त होता वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहिदार जो है मुख्यमंत्री प्रदेश में उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति जो कही रही थी और योगी आदित्यनाथ की बात करिए आपकी दूसरी सरकार की बात करें लगातार उन अपराधियों के ऊपर कहीं ना कहीं नकेल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं नजर आई और कहीं कि आप अगर देखिए तमाम ऐसे जो माफिया है जो ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए लगातार आप बुलडोजर की कार्रवाई की बात करें या फिर इनकाउंटर की बात करें, तमाम ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश में है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं। आने वाले समय माना यही जा रहा है कि और भी कहीं ना कहीं इस तरीके से जो यूपी मॉडल है उसको लेकर कहीं ना कहीं धरातल पर प्रदेश सरकार काम करती है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपराध जो है घटते हुए नजर आ रहे हैं। बदल गई है उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्योंकि यूपी में कानून का राज देखने को मिल रहा है। अपराधियों पर जो है बाबा की पुलिस का जो है डंडा घूमता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि खड़गपुर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार दिलीप घोष ने राज्य की सियासी परिस्थितियों पर बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ओर से मंत्रिमंडल को बर्खास्त किए जाने के मुद्दे पर दिलीप घोष ने कहा कि सरकार का समय पूरा हो चुका था और सीएम ममता बनर्जी स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। ममता बनर्जी अखिलेश यादव की मुलाकात पर दिलीप घोष ने तंज कसा और कहा कि दीदी भ्रम में लोग उन्हें हवा देकर जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।
हटना ही था, समय पूरा हो गया ना, उनको समझ नहीं आ रहा है। स्टॉपेज पार हो गया फिर भी सीट नहीं छोड़ रही थी, तो क्या करना, कंडक्टर को हाथ लगाना पड़ेगा। दीदी को भ्रम में है, दीदी में लोग आके हवा देके जा रहे, समझ नहीं पा रही है। जब जमीन पर गिरेगी ना, इतना चोट लगेगा वो जिंदगी भर नहीं मिटेगा। जो भी घटना हुआ है बहुत ही दुखजनक, नहीं होना चाहिए और बंद होना चाहिए। जब तक सरकार नया नहीं आता है, कुछ लोग अपना तेवर दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी उनकी भतीजा लोग उकसा रहे हैं कि इस प्रकार हिंसा हो, लेकिन ये सब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने पैतृक गांव पहुंचे। पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सीएम योगी ने हिस्सा लिया, विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी अपनी मां और परिजनों से भी मिले, जहां भावुक तस्वीरें देखने को मिली। सीएम ने गांव के बच्चे को दुलार भी किया, उन्हें चॉकलेट बांटी, स्थानीय लोगों से आत्मीयता के साथ बातचीत की। अपने दौरे की शुरुआत में सीएम योगी बितियानी स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने गुरु महायोगी गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद दोनों सीएम ने कॉलेज परिसर में नवनिर्मित ओपन एयर जिम का लोकार्पण किया। रोचक बात यह रही कि लोकार्पण के बाद सीएम योगी और सीएम धामी ने जिम में एक्सरसाइज भी की, जिसने स्थानीय युवा और छात्रों का उत्साह बढ़ाया।